फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? इसमें ज़मीन की क्वालिटी और जो क्वांटिटी होती है उस पे असर पड़ता है, तो उसी को लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। तो ये कम्बिनेशन हो सकती है, ये ह्यूमन्स एंड नेचुरल फैक्टर्स से भी ये हो सकती है। ह्यूमन से भी होती है और नेचुरल फैक्टर्स से भी होती है। It is gradual destruction or degeneration of the land resource by human activities, animals or natural means, for example water and wind। तो नेचुरल जैसे पानी है या हवा है, तो इससे ज़मीन की जो होती है क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों पर असर पड़ता है। तो मेजर जो एजेंट है इसमें लैंड डिग्रेडेशन का, ये तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग है। लैंड डिग्रेडेशन जो है ये 21वीं सदी का बर्निंग टॉपिक है। तो ये किस वजह से होता है? एग्रीकल्चर, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है ज़मीन की वो कम होती जा रही है। अच्छा, एनवायरनमेंट पे असर पड़ रहा है, फूड सिक्योरिटी है। तो एस्टिमेट लगाया गया है कि तकरीबन 40% जो पूरी दुनिया की वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है। तो लैंड डिग्रेड किससे होता है? लैंड डिग्रेडेशन इज़ काज्ड बाय वाटर, विंड एंड अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से होता है। केमिकल डिग्रेडेशन जो होते हैं रिजल्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर्स इंडस्ट्री, माइनिंग और कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो लैंड डिग्रेडेशन जो है सीरियस प्रॉब्लम, ये इंडिया में भी है। तो इंडिया में एस्टिमेट लगाया गया है कि तकरीबन 107 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जो है, ये 2010 का सर्वे है। 2010 के सर्वे के मुताबिक इंडिया में तकरीबन जो 107 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जो है वो डिग्रेड हो रही है। तो जो ये लैंड डिग्रेडेशन है, इसके काजेज़ क्या हैं? लैंड डिग्रेडेशन के काजेज़, लैंड डिग्रेडेशन इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ये इंडिया की नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो एंड इज़ काज्ड बाय ए होस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ मेनली इंड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। तो सबसे पहले इसकी यह है कि लैंड क्लियरेंस सच एज क्लियर कटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। तो इंसान जो जंगल काट के ज़मीन बना रहा है, तो उससे भी ये लैंड जो है ये डिग्रेड हो रही है। डिप्लेशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स थ्रू पोर फार्मिंग प्रैक्टिस, जो हमारी फार्मिंग का प्रैक्टिस है, पोर फार्मिंग प्रैक्टिस है, उससे भी जो ज़मीन में ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये कम हो रहे हैं। तो तीसरा है जो ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर ड्राफ्टिंग। ओवर ग्रेजिंग से भी क्या होता है कि जो ज़मीन की घास की जड़ों तक ये मवेशी निकाल लेते हैं, तो फिर वहाँ से सोइल इरोजन होता है। इनएप्रोप्रिएट इरिगेशन, तो जब सिंचाई का माकूल इंतज़ाम नहीं मिलता है तो वो ज़मीन भी वो भी डिग्रेड हो जाती है। सॉइल कंटेमिनेशन है, व्हीकल ऑफ रोडिंग है। तो इसके अलावा जो हम पत्थर निकालते हैं, रेत निकालते हैं, मिनरल निकालते हैं ज़मीन से, उससे भी ज़मीन डिग्रेड होती है। तो इसके अलावा जो हम ये इंक्रीज़ करते हैं फील्ड साइज़, तो इससे हम रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसिंग शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए। तो एक्सपोजर ऑफ सॉइल टू हैवी इक्विपमेंट्स इन पोस्ट हार्वेस्टिंग पीरियड, ऐसे कश्मीर में तो नहीं होता, लेकिन बाहर जब
हार्वेस्ट करते हैं तो इसमें बड़ी बड़ी जो मशीनें लगाते हैं उससे हार्वेस्ट करते हैं तो उससे भी सॉइल पर बुरा असर पड़ता है। जो सबसे ख़तरनाक है डंपिंग आउट, जब हम ये मोमजाम, पॉलीथीन वगैरह, प्लास्टिक ये डाल देते हैं ज़मीनों में तो इससे ज़मीन की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। तो अब मेजर्स क्या हैं, इसके मेजर क्या हैं? तो मेजर्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके मेजर हमें कौन से स्टेप उठाने हैं? द माउंटिंग पॉपुलेशन एंड एडवांस्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैव रिजल्टेड in an ever increasing demand for residential land both in villages and population। तो आपको पता है आबादी बढ़ रही है, ज़िंदगी का जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड वो बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की डिमांड है? ज़मीन की डिमांड है, रेजिडेंस मकानों के लिए, सड़कों के लिए, दूसरी चीज़ों जैसे शहर बनते हैं, सिटीज़ बनती हैं। अच्छा, तो अब हमें ज़मीन की ज़रूरत है, किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत है, कॉमर्स के लिए ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरत है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ के लिए ज़रूरत है। तो इन व्यू ऑफ माउंटिंग प्रेशर ऑन लैंड फॉर numerous purposes, it is customary to plan appropriate use of all the obtainable land। तो ये किससे हो सकता है? तो इसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं? द स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन टू रिक्लेम द लॉस्ट लैंड आर इंटीग्रेटेड लैंड एंड वाटर यूज मैनेजमेंट। तो हमें खेतों तक वाटर मैनेजमेंट करना है, पानी पहुंचाना है। comprehensive approach for formulation of policies in different areas such as flood security, forest, soil conservation, water resources। तो तीसरा जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। जब तक ना लोकल कम्युनिटी इस बारे में बाखबर होगी तब तक कोई तरक्की नहीं होती है। सबसे पहले हमें जो लोकल कम्युनिटी है उसको हमें बाखबर करना है एट हर एक स्टेज पर। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोई भी प्रोजेक्ट जब हमें लॉन्च करना है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी का हो, फॉरेस्ट का हो, सॉइल कंजर्वेशन का हो, वाटर पर्पस का हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? लोकल कम्युनिटी जो है उसको क्या करना है? उसकी इन्वॉल्वमेंट करनी है उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। जुडिशियस मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन विथ रिडक्शन इन वेस्टेज। तो पानी का हमें इस तरह सिंचाई के पानी खेतों तक पहुँचे, वो पानी रास्ते में ज़ाया ना हो। प्रिवेंशन स्ट्रेटजी मिटिगेटिंग द इरोजनल इम्पैक्ट ऑफ रेन एंड विंड। वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन, जो वेस्ट लैंड है उसका हमें फिर से बहाल करनी है। सोशल अवेयरनेस लोगों में जगानी है। तो इसके अलावा गवर्नमेंट ने वक्त वक्त पर हर साल कुछ न कुछ प्लान बनाए हैं, कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं कि जो ये लैंड डिग्रेडेशन है इसको कंट्रोल किया जाए। सबसे पहला जो नंबर 1, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट इन द कैचमेंट ऑफ फ्लड प्रोन एरिया। 1980 और 81 में गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम जो था ये लॉन्च किया था। तो दूसरा 1985 में किया है नेशनल वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड 1985, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरिया 1985 और 86 में। चौथा जो है रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्काली एंड एसिडिक सॉइल 1985-86। तो पाँचवें नंबर पर जो पाँचवा है इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। छठा जो है डिज़र्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। सातवां है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। आठवां है ड्राउट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नौवां जो है
कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम